नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत की विजिट पर आए हैं। तो भारत और जर्मनी के संबंधों में क्या अपडेट है, मतलब अभी जो उनकी यात्रा हुई है उसमें क्या अपडेट है, उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा जर्मनी भी घूमेंगे हम लोग, उसके ज्योग्राफी, रिवर इत्यादि चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा यूएस इन्वॉय के भारत यात्रा हुई है। यूएस के इन्वॉय भारत आए हैं जो ट्रेड पर टॉक करने के हेतु आए हैं, और भारत और यूएस के रिलेशन में जो कुछ भी खराब हो गया है उसको सही करने के दृष्टिकोण से ये भारत आए हैं। तो आज भारत और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक भी होगा। और उसके साथ में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले मंथ में पैक्स सिलिका, याद है आप सभी को। यूएस ने सिलिकॉन को लेकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के एक ग्रुप शुरू किया था जिसको पैक्स सिलिका कहा गया। पैक्स का मतलब पैक्ट हो गया, और सिलिका यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से जुड़े हुए चीज़ों को हम एक कलेक्टिव वर्ड दे देते हैं। वैसे तो सिलिका अपने आप में ही सिलिकॉन होता है। तो उसको लेकर के एक ग्रुप शुरू किया गया था, उसमें भी भारत को इनवाइट किया गया है। इंडिया इनवाइटेड टू जॉइन पैक्स सिलिका मेंबरशिप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछले मंथ में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यूएस ने भारत को इनवाइट नहीं किया है। इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए कि इतने बड़े संगठन से हम दूर हो रहे थे। तो इन दोनों टॉपिक को देखेंगे। उसके अलावा बिहार का भी एक टॉपिक है। बिहार में क्राइम रेट जो है वो काफ़ी कम हुआ है। पिछले 10 वर्षों का एनालिसिस जो है वो छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने, इसको भी ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसमें हम लोग कल जो छूटा हुआ टॉपिक था, योजनाओं को मर्ज किया गया, उसको पढ़ेंगे। इसरो का पीएसएलवी का एक मिशन था जो फेल हो गया है। पीएसएलवी C62 मिशन था, ये अपने पाथ से भटक गया और सफलतापूर्वक लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये एक साल में इसरो की दूसरी विफलता है। कैसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, नहीं, कभी भी इसरो के फेल्योर से डीआरडीओ का कोई फेल मिशन हो गया, डीआरडीओ का कोई वेपन का जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, तो उससे जुड़े हुए सवाल कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। और फेल तो दुनिया में हर स्पेस एजेंसी के मिशन होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे इस टॉपिक को हम लोग आने वाले वीडियोस में से एक भी कवर करेंगे। इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ख़ासतौर से जेई, नीट इत्यादि से जुड़े हुए, उनको लेकर के सरकार ने कहा है कि कैप ऑन कोचिंग आवर, कोचिंग के आवर कितने से कितने देर का होना चाहिए, इसके ऊपर में एक लगाम लगना चाहिए। और दूसरा, कैरिकुलम जो है वो जेई और नीट का वो सेंट्रल के हिसाब से ही, सिलेबस के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और पैसे के नाम पर क्लासेस को खींच रहे हैं। तो इसे तो हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल आज का पहला टॉपिक देखते हैं जो भारत और जर्मनी के संबंधों से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या है न्यूज़ से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको ज़रूर समझाऊंगा कि भारत और जर्मनी का जो संबंध है वो आने वाले समय में, अगर ट्रंप का ऐसा ही रुख रहा तो भारत और यूरोप, भारत और जर्मनी इत्यादि का संबंध जो है वो आपको बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। क्योंकि दोनों एक ही जगह से सताए हुए हैं, उस ट्रंप के कारण से दोनों ही परेशान हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने जो कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं तो यूरोप में मौजूद जितने भी यूएस के बेस हैं उसे या तो हटाना पड़ेगा या तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे। तो एक तनाव उत्पन्न हो रहा है यूरोप और अमेरिका के बीच में। इसी प्रकार से जर्मनी में कहा था कि साम्राज्यवादी नीतियाँ होगी अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाता है। तो भारत के लिए भी कंसर्न है ट्रंप की बहुत सारी नीतियाँ। तो ये एक पृष्ठभूमि बनाता है कि भारत यूरोप और भारत जर्मनी के संबंध जो है वो बेहतर होंगे। लेकिन अभी जो इनका विजिट हुआ है उसमें इन चीज़ों की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो यही माना जा रहा है एक सबसे बड़ा कारणों में से एक। देख रहे दोनों फेंक रहे, लपेट रहे, मतलब पतंग उड़ा रहे हैं। कल 14 जनवरी है तो कल आप जितना चाहे फेंक सकते हैं, जितना चाहे लपेट सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फेंकने का मतलब वही समझिएगा। तो ये जर्मनी के चांसलर हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों ने पतंग वगैरह उड़ाए, क्योंकि पता ही आपको ये मौसम उसी चीज़ का होता है। किन किन चीज़ों पर बात हुई है उसको ज़रा देखेंगे हम लोग। जर्मनी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था 4.5 ट्रिलियन है, तो जर्मनी की 5.4 ट्रिलियन के आसपास उसकी अर्थव्यवस्था है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में ऐसी संभावना है कि भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर जाएगा और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम। लेकिन जर्मनी जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था फिर भी रहेगी, यानी कि दुनिया की टॉप इकॉनमी में शामिल है।
जिसके पास न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से, हथियारों के दृष्टिकोण से भी तकनीक मौजूद है। तकनीकी रूप से अग्रसर और विकसित देश माना जाता है। बाकी तो इतिहास जर्मनी का आप लोग जानते ही होंगे, बच्चा बच्चा पढ़ता है जर्मनी के इतिहास के बारे में। जर्मनी के चूँकि हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशन के सामरिक संबंधों का 25 वर्ष हुए हैं और वैसे संबंध हमारे 75 वर्षों से हैं। इस उपलक्ष्य में इनकी प्रमुख यात्रा ये हुई थी। गांधीनगर में इस बैठक में 19 प्रमुख साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें रक्षा, शिक्षा, पर्यावरण, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर फोकस था। ये सब ऐसे एरिया थे जिन पर बात हुई है। खास तौर से एजुकेशन को लेकर के, भारतीय लोगों को वीज़ा आसानी से मिल जाए, इसको लेकर के भी डेवलपमेंट हुआ है। जर्मनी का वीज़ा मिलना आसान कभी से भी नहीं होता था, थोड़ा सा कठिन था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि हम ट्रांजिट वीज़ा वगैरह जारी करेंगे जिससे लोगों की आवाजाही आसान हो सके। भारत में पर्यटन बूस्ट होगा, इससे कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा पर्यटक मिलेंगे जर्मनी जैसे देशों से, और जर्मनी को भी कहीं ना कहीं वर्क पावर मिलेगा जो भारत के पास में बहुत ज़्यादा मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला है वार्ता का संदर्भ और प्रमुख बिंदु कौन कौन से रहे। पहला है संबंधों को मजबूती। दोनों ने कहा है कि हमारे संबंधों में थोड़ी सी उदासीनता आ गई थी, उसको हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे अब इस साझेदारी में। सबसे बड़ा चीज़ तो यही था। मोदी जी ने जर्मनी को यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया है और जर्मनी ने भी कहा है कि हम भारत को अपने प्रमुख रणनीतिक हिस्सेदार के रूप में देखते हैं। जर्मनी के जो चांसलर आए उन्होंने एक बयान दे दिया जिसकी भारत सरकार को तुरंत खंडन भी करना पड़ा कि ये चीज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत को बहुत सारा हथियार का सप्लाई करेंगे जिससे भारत की रूस पर निर्भरता ख़त्म हो जाए। तो भारत के विदेश मंत्रालय को फिर बयान देना पड़ा कि हम जर्मनी जो है वो रूस की जगह या किसी भी देश की जगह नहीं लेगा, बल्कि जर्मनी के साथ हमारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट और अपने प्रकार के रिश्ते होंगे। ट्रांजिट वीज़ा का मुद्दा, भारतीय पासपोर्ट धारकों को जर्मनी से ट्रांजिट के लिए अलग वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, उसी वीज़ा में आपका काम चल जाएगा। इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ाने को लेकर के, इंडो पैसिफिक अर्थात ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेकर के और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक, अमेरिकी प्रायद्वीप के वेस्ट कोस्ट तक, इस तक के पूरे एरिया को इंडो पैसिफिक कहा जाता है। इस पूरे एरिया में हम अपना साझेदारी को बढ़ाएंगे। रक्षा सहयोग भी बढ़ा सकते हैं, जैसे जर्मनी और भारत जो है, जर्मनी के पास चूँकि उन्नत प्रकार के हथियार मौजूद होते हैं तो भारत सरकार उनसे परचेज भी कर सकती है, और अगर परचेज नहीं करेगी तो दोनों का संयुक्त उपक्रम स्थापित होगा जो बनाने का काम करेगी भारत में, ये भी कहा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रक्षा उद्योग सहयोग का रोड मैप तैयार होगा जिससे संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदार शामिल है। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, 38 नंबर का लॉन्ग फॉर्मेट है कि भारत और जर्मनी के संबंधों के महत्व आज के संदर्भ में क्या है उसके बारे में बताएं। भारत और जर्मनी के जो संबंध है वो क्या क्या हैं, किन किन क्षेत्रों में, इसके बारे में बताएं। भारत और जर्मनी का संबंध क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताएं। तो ये सब छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे चीज़ों को लिखना पड़ेगा। कई सारे मुद्दों पर बात हुई जिसमें रक्षा, औद्योगिक सहयोग का रोड मैप, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, अवरोधक प्रणाली, अनमैन्ड एरियल सिस्टम इत्यादि पर भी सहयोग की बात हुई है। शिक्षा और कौशल विकास, जर्मन भाषा की शिक्षा के लिए भारत जर्मनी उत्कृष्टता केंद्र की, एक्सेलेंसी सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बात हुई है। पर्यावरण और ऊर्जा को लेकर के नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, ई बस सेवा, बैटरी स्टोरेज पर ही कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक बस जो है, इस क्षेत्र में भी दोनों देश अपने अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे। अन्य क्षेत्र जिसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटलाइजेशन, टेलीकॉम और बायो इकोनॉमी पर सहयोग की बात की गई है। मैं चाहता हूँ तो इस पूरे टॉपिक को आपको एक किस्से जैसे सुना देता कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, लेकिन उससे आपका आंसर पूरा नहीं होगा, आप लिख नहीं पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन और आंसर पूछा जाएगा ना। वहाँ तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि खड़े होकर के भारत जर्मनी के संबंधों पर भाषण दीजिए। इसके कारण से आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये टॉपिक है और किस प्रकार से इसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा अमेरिकी प्रतिबंधों, अमेरिका टैरिफ के दौर में, वो है कि भाई अधिक से अधिक हम बाज़ार की तलाश करें। तो जर्मनी इसमें बहुत अच्छा सहयोग हो सकता है हमारा, और उसके साथ ईयू के साथ जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, चूँकि ईयू का मेंबर है अभी जर्मनी वर्तमान में, तो उससे हमें लाभ मिल सकता है। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जर्मनी कहीं ना कहीं हमारा सहयोग कर सकता है। तो ये तो हो गए वो आयाम जो क्या हैं, जो अभी डिस्कस हुए हैं इस यात्रा के दौरान। सवाल जो पूछा जाएगा ना आपसे वो है इसके महत्व के बारे में, और आज के संदर्भ में क्यों प्रासंगिक हो गया है ये संबंध हमारा, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। ओके,
तो ज़रा उसे देखते हैं। महत्व क्या है? रणनीतिक महत्व, क्योंकि हमने कहा है कि हम रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में अच्छा सहयोग स्थापित करेंगे। आर्थिक लाभ, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा इत्यादि चीज़ों में हम सहयोग करने वाले हैं। वैश्विक संदर्भ, इंडो पैसिफिक में जब सहयोग होगा तो चीन के प्रभाव को कहीं न कहीं काउंटर करने में हमें अवश्य ही मदद मिलेगा। अब जरा जर्मनी घूमते हैं। जर्मनी का मैप देखिए क्या है। ये चेक गणराज्य है, ये पोलैंड है, ये स्विट्जरलैंड है, ये डेनमार्क है जिसकी मैपिंग के बारे में कल पढ़ाया आपको, ये नीदरलैंड है और ये बेल्जियम है। जर्मनी बहुत ही खूबसूरत सा देश है और काफ़ी डेवलप्ड है। डेवलप्ड का मतलब हाईली डेवलप्ड देश में से एक है। मध्य यूरोप में स्थित एक संघीय गणराज्य है। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 84 मिलियन लोग रहते हैं। क्षेत्रफल लगभग में इतना है जो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी देश जर्मनी की 9 स्थलीय सीमाएं हैं। यूरोप में सबसे अधिक, उत्तर में डेनमार्क है, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य है, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट करते हैं, और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। यहाँ पर फ्रांस भी है, यहाँ पर लग्जमबर्ग भी है। तो ये भी याद रखिएगा। ये फ्रांस मैंने नहीं बताया था, ऑस्ट्रिया नहीं बता पाया था मैं। और लिंचेस्टाइन है, छोटा सा देश है यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड सीमा के पास में स्थित है। तो कौन कौन से देश हैं इसके? 9 देशों सीमाएं लगती हैं। जो सबसे ज़्यादा है यूरोप में, कौन कौन से? उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य है, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है, और पश्चिम में वेस्टर्न बॉर्डर पर फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है और नीदरलैंड है। सारे बहुत ही सुंदर देश हैं यूरोप के, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके उत्तर में सीमाएं नॉर्थ सी से और बाल्टिक सी से लगती है। अब जरा पर्वतों की बात करेंगे, फिर नदियों को देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बावेरियन अल्प्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिणी सीमा पर ऑस्ट्रिया के साथ यह है। सबसे ऊंचा शिखर इसका जुगा स्पिट्जे है जो 2962 मीटर। जर्मनी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो जर्मनी के दक्षिणी सीमा ऑस्ट्रिया के साथ जो बाउंड्री लगता है वहाँ पर यह मौजूद है। ब्लैक फॉरेस्ट का तो आप सभी ने नाम सुना होगा। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम में सबसे ऊंचा शिखर है इसका फेल्डबर्ग। ब्लैक फॉरेस्ट ये भी दक्षिण पश्चिम में ही है। उत्तर में सी है और दक्षिण में पर्वत है। भारत के ठीक अपोजिट, भारत के उत्तर में पर्वत है और दक्षिण में सी है, जबकि जर्मनी का क्या है? जर्मनी के दक्षिण में पर्वत है और उत्तर में सी है। हॉर्ज पर्वत है यहाँ पर, मध्य जर्मनी में है। यह सबसे ऊंचा शिखर ब्रोकन है। ओरो माउंट से है, ये पूर्व में चेक गणराज्य जो है, चेक रिपब्लिक है, उसके साथ यह सीमा बनाते हैं। ओरो माउंट्स कहा जाता है इसको। ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसीलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। तो हमने पर्वत भी देख लिए जर्मनी के। अब क्या देखेंगे? प्रमुख नदियाँ। एक आध नदियों के नाम आपको याद हैं क्या? जरूर होंगे। देखिए कौन कौन सी है। राइन नदी आपने नाम सुना होगा, सबसे महत्वपूर्ण, स्विट्जरलैंड से शुरू होकर नीदरलैंड में समाप्त होती है, यूरोप की मुख्य व्यापारिक नदी है। एल्बे नदी पूर्वी जर्मनी से होकर बाल्टिक सागर में गिरती है। बाल्टिक सागर उत्तर में है इसके मौजूद। डेन्यूब, ये तो वो नदी है जिसके समीप यूरोप के सबसे ज़्यादा राजधानी इसी के समीप मौजूद है। दक्षिणी जर्मनी से शुरू होकर ब्लैक सी में जाती है। ये ब्लैक सी, काला सागर, यूक्रेन के समीप में यह जो सागर है वो स्थित है। मेन नदी राइन की सहायक नदी है, बावेरिया से होकर के गुजरती है। तो ये प्रमुख नदियाँ हो गई जर्मनी के। प्रमुख शहरों को देखेंगे। क्यों देखेंगे? एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है? इधर शहरों के नाम दे देगा, इधर उनके देश दे देंगे जो हाल में चर्चा में रहे। जैसे ईरान के किसी शहर के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे वेनेजुएला की किसी सिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी यमन में जो विद्रोह चल रहा है वहाँ पर कई सारे अटैक हुए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। नाइजीरिया में ISIS पर अमेरिका ने हमला किया, उस शहर के बारे में पूछा, उस जगह के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। बर्लिन का नाम सुना होगा, म्यूनिक का भी नाम सुना होगा, हैम्बर्ग, कोलोन और फ्रैंकफर्ट का नाम सुना होगा। फ्रैंकफर्ट को इसका वित्तीय एक फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है, आर्थिक राजधानी, तो मुंबई है। उसी प्रकार से फ्रैंकफर्ट को कहा जाता है जर्मनी की आर्थिक राजधानी। जरूर याद रखिएगा। और शहरों के नाम, नदियों के नाम। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा हिस्सा इसका बाकी है। क्या है वो है कि अमेरिका और दुनिया में जो उसके कारण से तनाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसे भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं वो क्यों बेहतर होने चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सकारात्मक इससे निकल सकता है।
आर्थिक साझेदारी। जर्मनी भारत का सबसे बड़ा यूरोपीय व्यापार भागीदार देश है, जिसके साथ 30 बिलियन यूरो से अधिक का व्यापार है। ट्रंप के टैरिफ से भारत को जर्मनी से निवेश और व्यापार बढ़ने का अवसर मिलता है, जैसे सेमीकंडक्टर और रक्षा के क्षेत्र में। वहीं पर जर्मनी को भी भारत जैसे देशों का सहयोग मिलता है। अगर भारत जो है वो यूरोप के साथ ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अब बोलना शुरू करे तो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर जरूर बनेगा। राजनीतिक सहयोग। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नया परामर्श तंत्र जो चीन के प्रभाव को काउंटर करेगा। तकनीकी और पर्यावरण पर ही सहयोग हम लोग स्थापित करें, शिक्षा और कौशल पर भी, जिससे अमेरिका पर हमारी निर्भरता कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अगर इंडो पैसिफिक एरिया में अमेरिका जो अपने प्रभाव को कम कर दे और वो पूरा लगा रहे ग्रीनलैंड इत्यादि एरिया में ही, या फिर हमसे संबंधों को कमज़ोर कर ले, तो हम यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं चीन को काउंटर करने के लिए। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ट्रंप की नीतियों से यूरोप को भी परेशानी हुई है और भारत को भी हुआ है, इसके कारण से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जरा हम लोग पैक्स सिलिका पहल को देखेंगे बंधुओं, इसको डिटेल में डिस्कस करके समझते हैं कि क्या है, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया है कि जुड़िए। चलिए, अच्छी बात है। न्यू इनवॉय ब्रेक्स आइस, मतलब कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे संबंधों में एक स्थिरता आ गई थी उसको हम फिर से शुरू करें। कहाँ से शुरू किया जाए यही तो मायने रखता है, तो वही ये शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। पैक्स सिलिका पहल के लिए भारत को इनवाइट किया गया है। पैक्स सिलिका अमेरिका द्वारा शुरू की गई रणनीतिक पहल है जो AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी तकनीकी सप्लाई चेन, AI से रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन में होना चाहिए, अब चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप हो या कुछ भी हो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, हर चीज़ है वो सब के सब इस पैक्ट में शामिल होंगे और उनके सप्लाई चेन को चीन पर निर्भरता खत्म करते हुए हमें स्थापित करना है। ऐसे ही थोड़ी ना ग्रीनलैंड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बेनिफिट है ग्रीनलैंड लेने में भाई। लचीला और नवाचार प्रधान बनाने के लिए है। यह सिलिकॉन सप्लाई चेन पर केंद्रित है जो क्रिटिकल मिनरल से लेकर के AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैली हुई है। ये सब शब्दावली आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका के बारे में बताएं, 71 BPSC मेंस में मान लीजिए आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? पैक्स सिलिका क्या है? तो वहाँ पर ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करके आपको आंसर लिखना पड़ता है। कॉपी चेक करते हुए कल रात में मैं 2-2:30 बजे तक कर रहा था, तो उस दौरान हम शब्दावली ही तलाशते हैं, वो नहीं मिलता है तो आंसर में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। शब्दावली बहुत मायने रखता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। अक्षरशः कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए, 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। इंटरव्यू में भी पूछ सकता है आपसे। दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 को पहला समिट पैक्स सिलिका की घोषणा और हस्ताक्षर किया गया। उस दौरान मैंने पढ़ाया था आपको चीन की वैश्विक तकनीकी सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती पकड़ को काउंटर करना है और इसको कोर्सी डिपेंडेंसी यानी कि ज़बरदस्ती निर्भरता को कम करना है, कि यानी कि हम ही हम हैं, बाकी कोई नहीं है। हम जब चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट के सप्लाई को रोक सकते हैं, जब चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो भ्रम था चीन का, उसको तोड़ने के लिए पैक्स सिलिका जैसी चीज़ों को बनाया गया और उसमें निश्चित तौर पर हम शामिल होंगे। ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है जो चीन से डिकपलिंग मतलब अलगाव और तकनीकी नेतृत्व वाले रखने पर, तकनीकी नेतृत्व बनाए रखने पर जोर देता है कि दुनिया में कोई भी डेवलप हो, हमें उससे मतलब नहीं, तकनीक हमारे हाथों में ही होना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ का खेल है? सब इसी का खेल है। अगर ये आपके पास में है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च आपके पास में है, तो पूरी दुनिया आपके पास में है। अगर ये नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी इकॉनमी बन जाएं, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएं, लेकिन आपकी निर्भरता बनी ही रहेगी दूसरे देशों पर। मुख्य विशेषता और दायरा क्या है? सप्लाई चेन का पूरा चक्र जो होगा, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, एडवांसमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक, ये पूरा सप्लाई चेन होगा। सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना। सदस्य देशों को अगर हम लोग देखें तो सारे डेमोक्रेटिक देश हैं जहां पर लोकतंत्र है कहीं ना कहीं। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, UK, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अतिथि के रूप में ताइवान, यूरोपीय संघ, कनाडा और OECD, ये बहुत ही विकसित देशों का यह एक संगठन है OECD, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। OECD के अलावा भारत को भी इनवाइट किया गया है
कि आइए और इसमें जुड़िए आप। 2026 में इसका विस्तार हो सकता है और भी कई सारे देशों को इसके लिए शामिल किया जा सकता है। भारत के लिए क्या महत्व है? तो भाई चीन पर निर्भरता तो हम भी कम करना चाहते हैं, तो अगर उसको लेकर के कोई अलायंस बना है, कोई ग्रुप बना है, तो हमें भी उसमें जुड़ना चाहिए, है ना। भारत को जनवरी 2026 में आमंत्रित किया गया। दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली पहल से बाहर रखने के बाद यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, साझेदारी बढ़ने से भारत की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी। और भारत ने तो एआई मिशन बनाया हुआ है, जिसके कारण से हमें इस प्रकार की चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें अमेरिका सहित जितने भी देश, अमेरिका के साथ अभी हमारे संबंध खराब हुए हैं, उन सभी देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, चाहे वो यूके हो, सिंगापुर हो, सभी के साथ हमारे बेहतर रिलेशन है। तो ऐसे में अगर कोई संस्था बन रही है, कोई संगठन बन रहा है, तो उसका तो भाग हमें होना ही चाहिए था। रणनीतिक महत्व भी है। भारत को विश्वसनीय और मित्र देशों के साथ एआई सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका मिलेगी, जो वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को कहीं न कहीं मजबूत करेगा। इसलिए यह बेहद ज़रूरी था कि हम इसमें शामिल हों और इसमें चीन के जो निर्भरता है वो भी हमारी कम होगी। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। सिलिका पैक्स जो है, पैक्स सिलिका क्या है, इसके महत्व क्या हैं। अगर शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लॉन्ग फॉर्मेट में कभी भी एक सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकता है कि भारत में एआई को लेकर के एआई मिशन के बारे में बताएं, भारत सरकार के एआई मिशन के बारे में बताएं। और हाल ही में पैक्स सिलिका जो शुरू किया गया है, वो भारत के एआई मिशन को किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकता है। ये दो सवाल हो गए। पहला तो एआई मिशन है और दूसरा है कि पैक्स सिलिका किस प्रकार से एआई मिशन में सहयोग कर सकता है। जो मैं सवाल बताता हूँ, कम से कम उसे नोट तो किया कीजिए और उसे लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपका लिखने का स्टाइल भी सही होगा, सुधरेगा। मर्डर टू राइट सीरियस वायलेंट क्राइम इन बिहार फॉल टू लोएस्ट इन ओवर 2 डिकेड। मतलब कहा जा रहा है कि 2 डिकेड में बिहार में मर्डर और सीरियस हीनियस क्राइम जो होते हैं, वायलेंट क्राइम जो होते हैं, उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। अच्छी चीज़ है ये तो। अब बिहार के लोग पढ़ने लिखने से मतलब है भाई, देखिए ये किस प्रकार से हाई पर चला गया था क्राइम और यह कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, ये ऐसा बताया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है। शार्प डिक्लाइन हुआ है ऐसा कहा जा रहा है राइट्स और मर्डर में। एक देखिए रेड वाला जो लाइन है ये दंगों का है, ये दंगों का लाइन है, और ये मर्डर का है, मर्डर का लाइन है ये। तो यानी कि वायलेंट क्राइम जो हैं वो बिहार में काफ़ी कम हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। कितने कम हुए भाई, कुछ आंकड़े हैं? बिल्कुल है, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ, जिसमें कहा जाए इसके कारणों को देखेंगे। जैसे मर्डर में 30% तक की कमी देखी गई है। इसी प्रकार से राइट्स में 70% तक का डिक्लाइन आया है। बिहार में वैसे भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा चल नहीं पाता है, बिहार में सबसे कम चलता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ठीक है। फिर भी ये लोग कोशिश करके कुछ एक आध दंगा तो भड़का ही देते हैं। जाहिल लोगों की कमी थोड़ी ना, नेताओं की बातों में आकर के चल दिए दंगा करने। डकैती लूट में भी 86% की कमी देखी गई है। अपहरण में 33% की कमी देखी गई है। कुल मिलाकर के 2001 से 2025 तक का सबसे निचला स्तर है इस प्रकार के वायलेंट क्राइम में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक छोटा सा आपके लिए रेफरेंस हो गया, डेटा हो गया, स्रोत हो गया, जिसका आप कहाँ पर यूज़ करेंगे। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा बिहार में किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट हुआ है, तो वहाँ पर आप मुझे बताएंगे इन सब डेटा का उपयोग करके कि क्राइम कम हुए हैं, हीनियस क्राइम, वायलेंट क्राइम जो हैं उसमें कमी देखी गई। हालांकि इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चुनौतियाँ ये हैं गुरु कि बिहार में साइबर क्राइम में काफ़ी इजाफा देखा गया है ना। साइबर क्राइम, ठगी, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो साइबर क्राइम तो उसको तो कम करना ही चाहिए। देखिए क्या है, कारण क्या है इसके, उसको ज़रा हम लोग देखेंगे। बिहार पुलिस की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ये बिहार पुलिस का एनुअल रिपोर्ट है। जैसे इथिक्स पेपर जब तैयार करते हैं, इथिक्स नहीं, यूपीएससी के लिए जब इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर तैयार करते हैं ना गुरु, तो उसके लिए सबसे जो प्राइमरी सोर्स होता है, सोर्स जो है वो है गृह मंत्रालय का एनुअल रिपोर्ट। इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे सही जो पढ़ना जाता है यूपीएससी के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको गृह मंत्रालय के एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है।
क्योंकि उसमें कितने इंटरनल सिक्योरिटी क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या उभरते चैलेंज हैं, क्या सरकार ने प्रयास किए, इन सब चीज़ों की चर्चा होती है। उसी प्रकार से बिहार पुलिस की जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, ये मेरे हिसाब से एनसीआरबी से भी ज़्यादा वेरीफाइड और सही डेटा होता है, क्योंकि इनका अपना डेटा है और खुद ही इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो इस प्रकार के डेटा का रेफरेंस देना काफ़ी सही रहता है एग्ज़ाम में। मेरा कहने का मतलब ये था। यह गिरावट संयोग नहीं है, बल्कि कई सक्रिय नीति, पुलिस सुधार और सामाजिक आर्थिक कारकों का परिणाम है। इसके कारण कुछ यहाँ पर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एसटीएफ और एंटी नक्सल अभियान, स्पेशल टास्क फोर्स 2025 में 29 से ज़्यादा इनकाउंटर किए गए, 134 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। मतलब सरकार जो है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी नक्सल जैसे अभियान चला रही है, जो न केवल सुधारों पर काम करती है बल्कि दंड देने का भी काम करती है। अगर आप गन से आएंगे तो गन से फाइट होगा, अगर आप सुधार के लिए आएंगे तो सरकारी योजनाओं से आपका स्वागत किया जाएगा। अवैध हथियारों की तस्करी और निषेध कानूनों को सख्त किया गया, मतलब पुलिसिंग जो है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। पिछले 20 वर्षों में ऐसा कहा जा रहा है। बेहतर रिपोर्टिंग और कानूनी जागरूकता कहीं न कहीं बढ़ी है, नागरिकों में कानूनी जागरूकता बढ़ी है, पुलिस स्टेशनों तक पहुंच आसान हुई है, ऑनलाइन सिस्टम की शिकायतें तेज़ी से दर्ज होने लगी हैं। पूर्व पुलिस अधिकारियों के अनुसार अधिक दर्ज अपराधों का मतलब कानून व्यवस्था में गिरावट नहीं है, बल्कि बेहतर रिपोर्टिंग और जागरूकता है। जैसे जब भी मैं भी गाँव जब जाता हूँ तो आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो कम से कम ये चीज़ देखा है मैंने कि पेट्रोलिंग वैन जो है पहले तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब रात को कम से कम एक बार पेट्रोलिंग वैन ज़रूर गुजरती है उस एरिया से। कभी कभी तो जैसे फेस्टिवल वगैरह के सीज़न में तो रात में 2 बार पेट्रोलिंग वैन मैंने गुजरते देखे हैं। ये अपना देखा हुआ है, और पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, और रेगुलर वो आते हैं, रेगुलर ही गुजरते हैं हर एरिया से गाँव के। तो ये मैंने क्या बताया आपको, एक छोटी सी पुलिसिंग के कारण से, सुधार के कारण से कितना बड़ा परिणाम देखने को मिलता है, उसी का यह उदाहरण है। सामाजिक आर्थिक सुधार भी हुआ है, जैसे शिक्षा और रोजगार के अवसर कहीं न कहीं सही हुए हैं, महिला सशक्तिकरण हुआ है, नक्सल क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो नाम इत्यादि रहने दीजिए, सबसे बड़ा जो कारण है क्राइम रेट में सुधार का, वो है कि जो क्रिमिनल तत्व हैं उनको राजनीतिक समर्थन मिलना कहीं न कहीं कम हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शून्य हो गया, अभी भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो पॉलिटिशियन बन के बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का समर्थन डायरेक्टली मिलना ये कहीं न कहीं कम हुआ है, जिसके कारण से कहीं न कहीं अपराध में पिछले 20 वर्षों में कमी देखी गई है। आप कारणों और उस पर जाइएगा, पॉलिटिक्स पर मत जाइएगा। निषेध नीति का सख्ती से पालन, शराब विवाद के कारण विवाद संबंधी हिंसा और अपराध इत्यादि कम हुए हैं। साइबर सेल और तकनीकी उपयोग भी बढ़ा है, जिसके कारण से ये डेटा हमें देखने को मिला है। शराबबंदी के कारण से महिलाओं का जो घरेलू हिंसा है वो उसमें कमी देखी गई है, ये भी एक कारण है। निष्कर्ष और चुनौतियां क्या है? निष्कर्ष तो यही है कि धीरे धीरे बिहार के जंगल राज की छवि थी उससे वो निकल रहा है, अच्छी चीज़ है। चुनौती है साइबर अपराध, संपत्ति अपराध, विवाद संबंधी अपराध अभी भी बढ़ रहे हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर से साइबर क्राइम जो है ना, ये बहुत बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं साइबर क्राइम? क्योंकि ये जो है ना साइबर क्राइम, ये ग्रामीण इलाकों के लोगों को सबसे पहले टारगेट बनाया जाता है साइबर क्राइम में, क्योंकि उनके पास में इंटरनेट और इत्यादि को लेकर के जागरूकता जो है वो कम होती है, जिसके कारण से उन्हें आसान शिकार समझ करके उनके फ़ोन पर सबसे ज़्यादा स्पैम और फेक कॉल इत्यादि आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट, कल का एक टॉपिक है जो छूट गया था, उसे मैं पढ़ा देता हूं कि भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुनर्गठन की घोषणा की है और कहा है कि जिसमें 3 प्रमुख योजनाओं का विलय करेंगे हम। 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आधारित है यह पहल, जिसको अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि राज्य और केंद्र के फंडिंग पर भी थोड़ी सी कमी आए और योजना का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, क्योंकि इन सभी योजनाओं का लगभग में उद्देश्य एक ही प्रकार का था। तो इन तीनों को अगर मर्ज कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके कारण से इसे वित्त आयोग जो है 16वें वित्त आयोग, उसने रिकमेंड किया था कि आप इसे मर्ज करके लागू कीजिए। कौन कौन सी है वो? 3 अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और शहद मिशन, हनी मिशन है, और प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, इसका विलय करेगी गवर्नमेंट ने कहा है कि इन तीनों का हम लोग विलय करेंगे।
फंडिंग को राज्य सुधारों से जोड़ा जाएगा, जिसमें राज्यों द्वारा सुधार के आधार पर केंद्र की ओर से फंड का आवंटन किया जाएगा। राज्य स्तर पर सुधारों को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाने के दृष्टिकोण से 16वें वित्त आयोग ने इसे रिकमेंड किया था, जिसे अब भारत सरकार ने कहा है कि हम लागू करेंगे, इसको विलय करके, और 5 वर्षों में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कौन कौन सी योजना विलय की जा रही हैं भाई, इन तीनों के बारे में जरा हम लोग अलग से देखते हैं। सबसे पहला योजना होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राज्य स्तर पर कृषि संबद्ध क्षेत्र जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, एग्रीकल्चर में ना ये सब शामिल होते हैं। डेयरी उद्योग, पशुपालन एग्रीकल्चर का हिस्सा होता है ना। मत्स्य पालन ये आपकी ब्लू इकोनॉमी और जो जल आधारित कृषि है उसका हिस्सा है। पशुपालन तो आपको बता ही दिया। पशुपालन 2 दृष्टिकोण से किया जाता है, एक होता है दुग्ध के दृष्टिकोण से और एक होता है मांस के दृष्टिकोण से। और लेदर के उपयोग के लिए भाई, आपने जो ठंड में पहने होंगे जैकेट लेदर वाले, तो वो किसी न किसी जानवर के शरीर का हिस्सा था। मैं आपको ये कहने का प्रयास करूँ कि ये सब एग्रीकल्चर के ही भाग होते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इन सभी को फंडिंग किया जा रहा था। यह राज्यों को केंद्र प्रायोजित फंड देती है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार परियोजनाएं चला सकें। 2007 में शुरू किया, 2015 में इसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया। यह आत्मनिर्भर भारत का पहल का वर्तमान में हिस्सा है। मुख्य विशेषताएं राज्यों के फंडिंग सुधारों पर आधारित, जैसे कि असिंचित क्षेत्रों में विकास, और विलय के बाद से यह कृषि सुधारों का मुख्य आधार भी बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और हमने ये एम भी रखा है कि किसानों की आय को दोगुनी करनी है। कब तक करना है ये नहीं बताया है हमने। नेक्स्ट जो योजना है उसको कहा जाता है शहद मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। कभी आप पहाड़ों में जाएंगे घूमने, तो मैदानों में भी अब जो ये चीज़ें होती, लेकिन पहाड़ों में आपको सड़क किनारे बहुत सारे बड़े बड़े शहद के फार्म दिखेंगे। शहद के फार्म मतलब मधुमक्खी पालन के लिए बहुत सारे ढेर सारे डब्बे रखे रहते हैं, और वहाँ पर मधुमक्खियाँ जो हैं वो शहद बना रही होती हैं। नेचुरल वो शहद होती हैं, थोड़ा सा कॉस्टली आता है लेकिन अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो ये क्या है, ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। लेकिन इसे मैदान में अगर प्रमोट किया जाए सही से, तो और भी ज़्यादा ये बेहतर किसानों की आय हो सकती है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, शहद उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करने, किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करता है। 2020 में शुरू और आत्मनिर्भर भारत हिस्सा का यह पैकेज है। मुख्य विशेषताएं मधुमक्खी पालकों को ट्रेनिंग, उपकरण, बाजार सहायता देना, क्योंकि इसका मधुमक्खी पालन करना कोई आसान नहीं होता है। बिना स्किल वाले लोग इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, तीसरी योजना यही है जिसको विलय किया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों से मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए इसे शुरू किया गया। तब इन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा और फिर चलाया जाएगा। 2023 में शुरू, आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। मुख्य विशेषता क्या है, किसानों को ट्रेनिंग, बीज, बाजार सहायता उपलब्ध कराना, जिससे वो सस्टेनेबल और नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ सकें। अब तीनों को विलय किया जाएगा और राज्यों पर प्रदर्शन आधारित सुधारों से फंडिंग को जोड़ा जाएगा। मतलब किसी राज्य ने इन तीनों योजनाओं को मर्ज करके बहुत बेहतर काम किया है, तो उनकी फंडिंग हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। वहीं देखें कोई राज्य जो है घोटाला पर घोटाला किया जा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, उसकी फंडिंग कम कर देंगे। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का तीनों टॉपिक यही था। थोड़ा सा वीडियो अपलोड में देर हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।